नमस्ते किसान भाइयों। आज अपन चने के बारे में पूरा विस्तृत में जानकारी लेंगे। बुआई तक चने का प्रबंधन। उसके पहले क्या करना है, जमीन का चयन बहुत जरूरी है। हल्की रेताली बिन जली निकस वाली मिट्टी से बचना चाहिए। भारी मिट्टी का चयन करना जरूरी है चने के लिए। बुआई पूर्व निराई गुड़ाई। बुआई के पहले जो खेत में आपको चना बोना है, बुआई करनी है, उस खेत के अंदर आपको पूरा पानी, ये जो होगा उसकी निराई गुड़ाई जुताई, चहरी मिट्टी के नमी होने पर ट्राइकोडर्मा बुस्ट को गोबर खाद में मिलाकर प्रयोग करना जरूरी है। यहाँ पे ट्राइकोडर्मा ट्राइकोबुस्ट जो बताया गया है गोबर खाद में, ये क्यों बताया गया है? इस साल बहुत सारे खेतों में, सोयाबीन के खेतों में चने की बुआई होने वाली है और इस साल सोयाबीन में चारकोल रॉट, रूट रॉट और फ्यूजारियम विल्ट और क्लोरोशियम रॉट, ये चारों ही रोग जो है ये पूरे सोयाबीन में थे। इसमें से दो जो है वो मिट्टी में रहते हैं और दो पौधे के अंदर के होते हैं। तो वो अपने को चने को कुछ गड़बड़ ना करे या चने को कुछ तकलीफ ना दे, इसलिए आपको जमीन के अंदर गोबर खाद के अंदर ट्राइकोबुस्ट डीएक्स मिलाना जरूरी है। बुआई के समय में जो करना है, आपको बुआई कब करनी है? 10 अक्टूबर के बीच सूखी जमीन होगी तो, सिंचित जमीन होगी तो 15 नवंबर तक, और यदि अपवादात्मक स्थिति थोड़ा सा आगे भागता है, चलता है वे चलो आगे करेंगे, तो 10 दिसंबर तक आप चने की बुआई कर सकते हो। इसमें आपको सबसे बड़ा ख्याल रखना है कि आपकी जो खेती है वो खेत आपको अच्छा खासा ताकतवर चाहिए, काली मिट्टी वाला चाहिए, और उसके अंदर रेतीली या बिना जल या हल्की टाइप का जो जमीन होगा वो आप चने के लिए ना वापरे तो अच्छा है। अब चने में पानी प्रबंधन। मिट्टी को गिलाकर नमी आने के बाद बुआई करें। यदि आपने पानी का प्रबंध किया होगा तो नमी आने के बाद ही चने का बुआई करना जरूरी है। यदि नमी कम है तो आवश्यकता अनुसार पानी दे, यदि आवश्यक न हो तो पानी न दे। यदि जमीन के अंदर अच्छी सी नमी होगी तो पानी नहीं दिया तो भी चलेगा, और फूल की शुरुआत में ही पानी देना चाहिए। पूरे फूल में कभी भी चने को पानी का प्रबंधन ना करें। पहला पानी तब दे जब कलियां और फूल लगने की शुरुआत हो चुकी है। मैंने आपको पहले बताया, फूलों के आने के बाद पानी देने से बचे, ये भी आपको बता दिया मैंने। आवश्यकता अनुसार दाना भरने के समय दूसरा पानी आप, यदि आपके पास सिंचाई की यदि व्यवस्था प्रबंधन होगा तो दाने भरने के का जब चालू हो जाता है आप उस टाइप पानी का प्रबंधन कर सकते हैं। यदि दाना भरते समय तनाव हो, सूखा आ रहा है, तनाव आ रहा है, सूख रहा है, तो आप 13-045 का छिड़काव कर सकते हैं ताकि वो आपके फसल को अच्छा खासा भरने के लिए मदद करेगा। किस्मों का चुनाव। जो अपने को किस्म लगानी है उसके अंदर सबसे चलने वाली किस्म जो है वो जाकी 9218 करके है, विजय है, दिग्विजय है, राज विजय 202 204 है, ICCV 10 है, विशाल है, विक्रम है, विक्रांत है और डॉलर PKV 2। इस साल बहुत सारे काश्तकार डॉलर के बारे में बातचीत कर रहे कि डॉलर चाहिए। कैसा है, डॉलर पिछले साल नहीं था, अब रेट अच्छे मिले लग करके काश्तकार बोलता है कि डॉलर चाहिए। और डॉलर की बात ऐसी है, इसकी कोई दाल बनती नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ खाने के लिए काम आता है। खाना बोले तो सब्जी बनाने के टाइम में डॉलर की चने का ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब इस साल लोग डॉलर को लगाएंगे, उसको लिमिटेशन है लेने वाले की, तो काश्तकार क्यों लगा रहे हैं? जो पिछले साल में उनको उसको दाम अच्छे मिले करके लगा रहे हैं।
तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस साल यदि लोग उसको ज्यादा जा रहे होंगे तो कुछ लोगों ने उसको ना लगाया तो अच्छा है, ताकि आपको उसको आपकी नाराजगी ना हो कि भाई मैंने तो इतना पकाया, मुझे दाम ही नहीं मिला। तो सबसे बढ़िया जो वैरायटी है वो जैकी 9218, ये सब तरफ अच्छे से बिक रही है। उसमें एक दिग्विजय करके है। अभी जैकी 9218 के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये 2007 में विकसित की गई भी है। पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, इनका संशोधन है। जमीन भारी से काली मिट्टी, गहराई 45 से 60 सेंटीमीटर जरिए। मौसम इसको ऐसा चाहिए, न्यूनतम तापमान 10 से 15 से अधिकतम 25 से 30, नमी 21 से 41% और बारिश 750 से 100 मिली की ये बेयर कर सकता है। ये ऐसा यदि हवामान मौसम रहा तो इस जैकी 9218 को कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ये प्रति एकड़ का बीज जो है ये 25 किलो का बताया गया है। फसल का समय जो है 105 से 110 दिन तक है। फसल प्रायोगिक उपज 14 से 15, औसत 14। बागवानी यदि आती है तो 35 से 40, औसत 23। विलंबित प्रायोगिक उपहार है तो 16 से 18, औसत 16 है। विशेषता गुण, ये जो मर रोग जो आता है, जो पौधा आने के बाद मुरझा जाता है, जो उसको मर बोला जाता है, उसके लिए विल्ट बोलो या मर बोलो, उसके लिए प्रतिरोधी है। हल्के बड़े भूरे रंग का बीज है। गीले और सूखे जमीन के लिए अच्छा है। और सब 100 बीज का वजन इसका 22 से 26 ग्राम है। अब ये सब आप पूरा इसके बारे में सोचते हैं तो जैकी 9218 जो है ये सबसे अच्छी किस्म है। आज पिछले 10 दिन में जब बूस्टर ने मार्केट में चना दिया, जिनका बुकिंग था, तो बहुत सारे किसानों की एक ही डिमांड थी कि हमको बूस्टर जैकी चाहिए। उसके लिए किसान भाई वहां रुकते थे कि भाई, वो दुकानदार बोल रहा था कि भाई आ रहा है, रुक जाइए। और मैक्सिमम जो बिका है पहले इसमें और आज भी बिक रहा है, वो बूस्टर जैकी 9218 बिक रहा है। दूसरी जो किस्म है वो बूस्टर दिग्विजय करके है। ये 2006 में प्रचलित की गई है। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी का यह संशोधन है। जमीन के बारे में देखेंगे आप, चने के लिए मैंने ऊपर भी बता दिया कि आपको मध्यम से भारी काली मिट्टी और गहराई कम से कम 1.5 से 2 फीट की चाहिए। तापमान 10 से 15 सरीखा ही चाहिए। चना जाकी को लो या ये लो, कोई भी चना बोएंगे तो ये जो मौसम है, इस टाइप से मौसम आपको जरूरी है। बुआई का समय इसका 20 सितंबर से लेके तो 10 अक्टूबर तक इसका बुआई का समय है। अभी 10 अक्टूबर निकल गया है क्योंकि लोगों का सोयाबीन निकला नहीं था। अभी भी आज इसकी बुआई कर सकते हैं। और बागवान में करना है, सिंचाई में करना है तो 20 अक्टूबर से लेके तो 10 नवंबर तक। एकड़ में बीज 25 से 30 किलो लगता है। फसल का समय जैकी से जैकी का 105-110 दिन है। ये उससे उससे 10 दिन पहले आने वाली ये दिग्विजय फसल है। पैदावार प्रायोगिक उपज में 14 से 15, सरासरी 14 आ रही है। बागवानी में 35 से 40 क्विंटल आती है और सरासरी 23 क्विंटल का है। यदि ज्यादा लेट हो गया लगाने के लिए तो उसका उपज 20 से 22 या सरासरी 21 क्विंटल तक आता है। विषय विल्ट प्रतिरोधक है। हल्के बूढ़े रंग का बीज है। गीले और सूखे जमीनों में यह अच्छा आता है और इसका 100 बीज का वजन 22 से 26 ग्राम। ये जो 2 किस्में बताई है ये सबसे ज्यादा चलने वाली किस्म है। उपज के लिए अच्छी है और कम पानी में भी ये आ सकती है, जैसा मैंने आपको मौसम के बारे में बताया है। अभी चने के लिए बीजोपचार बहुत जरूरी, इस साल तो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैंने आपको पहले बताया कि सोयाबीन के फसल के अंदर ही आप चना बुआई कर रहे हो और आज सोयाबीन में बहुत सारे
जो अपन उसको क्या बोलेंगे, रोग जो आते हैं, वो रोग बहुत सारे चनों के अंदर आए। एक चारकोल रॉट करके सबसे बड़ा आया है, जो पहले बताया आपको मैंने। बाद में फ्यूजारियम विल्ट है, रूट रॉट है और क्लोरोशियम रॉट है। अब इसमें से क्या है, क्लोरोशियम रॉट और फ्यूजारियम विल्ट और रूट रॉट, ये तीनों के भी बीजाणु, रोग के बीजाणु, ये जमीन के अंदर पड़े हुए हैं। अब आप चना बोओगे तो वो चने को लपेट में लेने वाले हैं, तो इसके लिए आपको बीजोपचार बहुत जरूरी है। और बीजोपचार के साथ में भी आपको जो बताया मैंने, यदि आप खाद डालते होगे तो उसके अंदर ट्राइकोबुश एकड़ के लिए 1 से 1.5 किलो डाल दीजिए, आपको चने को फसल को तकलीफ नहीं जाएगी। अब बीजोपचार में क्या करना है, प्रति किलो 5 ml में राइजर क्यों देना है, जड़ें जल्दी बढ़ेगी, और जड़ें बढ़ी तो जमीन में का जो कुछ भी नमी वगैरह जो अच्छी है उसको खचिटने में और पौधा आपका अच्छा दिखेगा। उसके साथ में रियांस 5 मिली और ट्राइकोबुश 5 ग्राम डालकर मिक्स करें। अब ट्राइकोबुश के बारे में बताया जाएगा। यदि आप बूस्टर का जैकी 9218 लेते हो या बूस्टर का दिग्विजय लेते हो तो वो बैग के अंदर ट्राइकोबुश दिया गया है। कोई भी कंपनी आपको ट्राइकोबुश नहीं देगी। वो एकमेव कंपनी है आज महाराष्ट्र में, वो कंपनी है बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स की, जो बैग के अंदर आपको ट्राइकोबुश दे रही है। आपको दूसरे ऊपर के 2 लेना है यदि आपने जैकी और दिग्विजय लिया तो। यदि और बाकी दूसरे कोई कंपनी का लेते हैं तो आपको ट्राइकोबुश ये तीनों भी लेने पड़ेंगे। ये ट्राइकोबुश का बीजोपचार सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने उसका आपको इंपॉर्टेंस बता दिया है कि क्यों चाहिए। यदि आप कोई केमिकल बुरशीनाशक वापरते हैं तो उसका आपको उतना परिणाम दिखाई नहीं देगा। आप तो लगा लेंगे, परिणाम नहीं आया तो आप चिल्लाएंगे कंपनी के नाम से, दुकानदार के नाम से, सबसे कि भाई तो कुछ हुआ नहीं। इसीलिए आपको ट्राइकोबुश यदि करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। यदि राइजर नहीं मिलता है आपको, ट्राइकोबुश रियांस तो सब जगह मिलेगा, कई जगह राइजर नहीं मिला तो पानी डाल दीजिए बुआई के। अब इसमें क्या होता है, बुआई के लिए कोई समस्या नहीं है। कुछ ट्रैक्टर वाले आपको बोलते कि सब ये मत लगाओ वो मत लगाओ, वो उसके ब्लेड ये होते हैं, वो कुछ नहीं होने वाला है, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सीड को पूरा चिपक जाता है। ये कोई डस्ट नहीं है कि जो डस्ट उसमें रहेंगे तो उसके होल में तकलीफ आएगी या उसके रेजर नहीं घूमेंगे अंदर के, कुछ नहीं, ये पूरा सीड को चिपक जाता है। इसलिए बुआई के लिए कोई समस्या नहीं है। बुआई का विधि और अंतर, बीबीएफ पद्धति से बुआई करेंगे तो आपको फसल अच्छी आने वाली है। ये बीबीएफ की पद्धति बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स व्हाइट गोल्ड ट्रस्ट ने विकसित की है, और ये कि इससे जिन लोगों ने इस साल सोयाबीन लगाया हुआ है, अरहर के इसमें इसका यूज किया गया है, वो काश्तकार किसान भाई आज भी हमारे मौजों में है। सोयाबीन प्लांटर बोले तो जो ट्रैक्टर के ऊपर आता है वो के दोनों किनारों की अंतिम लाइन को छोड़ दे, वो बीबीएफ हो जाती है। या तो 7 या 5 बोए प्लांटर में बीच की लाइन बंद कर दे, वो बीबीएफ होता है। यहां पे आपको बताया गया है। इसमें फायदा क्या है, ये जो बीच वाली है, यदि आपके पास में रेन पाइप होगा या कुछ होगा तो आप सिंचाई कर सकते हैं। आपको यदि छिड़काव करना है तो ये लाइन से जाके छिड़काव कर सकते हैं, आपको फसल को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और फसल के लिए आपको एयरेशन बहुत मिलेगा, हवा बहुत मिलेगी, ताकि फसल अच्छे खासी बढ़ सकती है। अब ये प्लांटर बताया है, ये प्लांटर कैसा है, 7 फन जो बोलते हैं अपन, उसका है बुआई का। उसमें से क्या क्या रेड लाइन जो बंद की गई है, उधर रेड लाइन में, ये रेड लाइन में बना, ये प्लांटर आप ट्रैक्टर वाले को बोल सकते हैं कि भाई मुझे ऐसी टाइप से चाहिए। अभी ये पारंपरिक जो आपकी बुआई होती है, वो ये पद्धति है, विधि है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे नाली और यहाँ पे बेड के ऊपर आपने बुआई की हुई है, और बेड के ऊपर आपने एक ये नहीं डाला हुआ, आपने 2 रो डाली हुई है। अब ये 2 रो आप डालोगे तो क्या होगा, उसका एक में कंपटीशन होगा। कंपटीशन होने के बाद में क्या है, बढ़ने को नहीं मिलेगा और आपको
उपज में कम आ सकता है। ये इसमें क्या है, दो पंक्तियों के बीच 2.5 से 3 फीट का अंतर जरूरी है और दो पौधे में 6 से 9 इंच का जो अंतर है वो होना चाहिए। और टोकन विधि से करते हैं तो सबसे बढ़िया। उसके बाद में पारंपरिक, ये देखो जैसा रेगुलर लगाते हो वैसा है। दो पंक्तियों में इसका 45 सेंटीमीटर प्रायोगिक तौर पर बता रहे हैं। भारी मिट्टी में होगा, भारी जमीन में होगा तो 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की जुराई 10 सेंटीमीटर चाहिए। दो पंक्तियों की बुआई, जोड़ ओड़ बोलते इसको, ये दो है ना, जोड़ ओड़ बोलेंगे इसको। दो पंक्तियों की बुआई की विधि ये सबसे अच्छी है। इसके अंदर यदि आपके पास में ठिबक होगा, ड्रिप होगा तो एक लाइन इसमें डाल सकते हैं और अच्छा खासा पानी, एक पानी या दो पानी में आपका फसल आ जाता है। उसमें क्या है, खाद की बुआई ट्रैक्टर या बैल बुआई से करनी चाहिए। फिर मजदूरों से टोकन यंत्र से पंक्तियां लगाकर को एक खाली छोड़ के दोनों जेना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बुआई यंत्र से बुआई करते समय दो पंक्तियां हो। यदि आप बुआई यंत्र से करते हैं, बुआई यंत्र यदि आपका 7 का होगा तो बीच वाले 2 लीजिए, बाकी बचे 5, एक बाजू के 3 छोड़ दो, एक बाजू के 2 छोड़ दो। वो ट्रैक्टर वालों को बोलो कि भाई मेरे को ये हिसाब से लगाना है, उस हिसाब से तू तेरा जो प्लांटर है उसकी बराबर जुगाड़ जमा दे। ट्रैक्टर से दो पंक्तियों की बुआई का विधि जो आपको बताया गया, ये देखो 6 दांतों वाला यदि मशीन वापरते हैं तो दूसरी और 5वीं पंक्ति खाली छोड़ देते हैं अपन, बराबर है। यदि 7 वाला और 7 दांतों वाला वापरते हैं तो उसमें क्या करते हैं अपन, पहली और चौथी और 7वीं पंक्ति खाली छोड़ देते हैं। ये सब खाली छोड़े हुए हैं। यदि आप प्लांटर वाले को बोलते हैं या ट्रैक्टर पे जो चलित आता है पेरनी यंत्र जो बोलेंगे, बुआई यंत्र, उसके लिए आपको उसको बोलो कि भाई मुझे इस टाइप से तेरा बुआई यंत्र करना चाहिए और इस टाइप से तू मेरी बुआई कर दे। अब दो पंक्तियों से बुआई के फायदे क्या है? जो दो पंक्तियों के बुआई के फायदे जो बताए, बीज और उर्वरक में 33% की बचत है आपकी। यदि आपका 33% सीड बच जाता है तो अच्छी खासी कीमत भी कम हो जाती है। स्प्रे करना और पानी देना आसान है, मैंने वो बताया आपको। हवा खेलती रहती है, सूर्य प्रकाश अच्छा मिलता है और उत्पादकता बढ़ती है। ये मैंने दो पंक्ति वाला जब आया था उस टाइम आपको बता दिया था मैंने कि क्या होने वाला है। खरपतवार नाशक का उपयोग आपके अनुभव के निश्चय। खरपतवार यदि नाशक वापरते हो तो आपका खुद का अनुभव और जो कंपनी का लेते हैं तो वो कंपनी वालों का अनुभव, इसी हिसाब से आप खरपतवार नाशक का उपयोग विधि करें। खुद के दिमाग से या दुकानदारों के इससे मत लीजिए। यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो दुकानदार भी आपको कुछ नहीं करने वाला है, वो सीधा कंपनी के ऊपर। इसलिए आपका अनुभव और जिस कंपनी का ऑपरेटर वो कंपनी के प्रतिनिधि का अनुभव, इस हिसाब से। इसमें क्या होता है, पनिडा ग्रेंडे पेंडामिथाइलिन 700 मिली, ये बुआई के 48 घंटे के भीतर इसको आपको मारना है। ये आपको क्या है, एक ही घटक है, कंपनी रैलीज है, यूपीएल है, बीएसएफ है, नाम अलग, पनिडा ग्रेंडे, 2 सुपर और स्टाम एक्स्ट्रा, और सबका जो मात्रा जो है प्रति एकड़ मात्रा वो सबकी सरीखी है। ये कब मारना है, बुआई के दूसरे दिन इमीडिएट मारना है। इसके लिए नमी बहुत जरूरी होती है। चना उर्वरक प्रथम उर्वरक चना के लिए, चने के जड़ के ऊपर गांठें होती है और वो गांठें नत्र को सपोर्ट करती है। इसीलिए ये फसल को नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता, कम आवश्यकता होती है, ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन हम भूमि उर्वरता और चने की वृद्धि कैसी होती है इसके आधार पर उर्वरकों का ग्रेड का चयन करना बहुत जरूरी है। प्रति एकड़ किसी भी उर्वरक 1 से 1.5 बोरी बुआई के साथ ही डालना चाहिए। बुआई के साथ में उर्वरक वापरिए आप, उसको बाद में वगैरह कुछ नहीं करने का। जो मशीन आता है बुआई का, उसका एक जो 2 उसके अंदर कप्पे होते हैं ऐसे आड़े, तो एक कप्पा जो होता है वो उर्वरक का होता है और एक कप्पा जो होता है वो
बीज का होता है, उसके अंदर चने को बुआई के बाद में नाइट्रोजन न दे, क्योंकि इसका अकारण वृद्धि होती है। चने को नाइट्रोजन नहीं देना। यदि चने को आप ज्यादा नाइट्रोजन देंगे तो ये सिर्फ बढ़ता जाएगा, और ज्यादा बढ़ने की वजह से उसका फूल जल्दी ना लगेंगे, और आप बोलेंगे कि चना तो बहुत बढ़ गया, फूलने लगेंगे, तो नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। उर्वरक का क्या लेना चाहिए? जो हमने सिफारिश की है, हमने इसके किसान भाइयों से उनसे चर्चा करके या ये करके जो लिखा है, लिया है, वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। हल्की भूमि कम वृद्धि में 20-20-0-13 या तो 24-24-08 प्रति एकड़ 1 से 1.5 बैग। मध्यम भूमि होंगे डीएपी 12-32-16, 14-35-14, 10-26-26 प्रति एकड़ 1 से 1.5 बैग लेना चाहिए। भूमि भारी होगी, ज्यादा ग्रोथ देती है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 से 3 बैग प्रति एकड़ आपको डालना है। अब ये डालने के, ये आपको उर्वरक बताए। यदि आपको चने की फसल और अच्छी चाहिए और दिए हुए उर्वरक पूरे लेना चाहिए, उर्वरक जब डालते हो बड़े मुश्किल से 60 से 70% मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते। यदि आपको उसमें से भी और 20-25% मिलना चाहिए तो आपको क्या करना है? 1 एकड़ के साथ में 5 से 10 किलो राइजर डालना है, उसके साथ में ट्राइकोबूस्ट डीएक्स 500 ग्राम, पी बूस्ट डीएक्स आधा किलो या और के लिप डीएक्स आधा किलो। ये यदि आप डालते हैं, जो कुछ भी उर्वरक देंगे उसका पूरी तरह से फसल को फायदा होगा और आपकी फसल अच्छी बनेगी। कीड़ और रोग का प्रतिबंधन। कीड़ के अंदर कटवर्म करके सबसे ज्यादा आता है, इसके लिए बीजोपचार करें। जो आपको मैं बीजोपचार में बताया, राइजर और रियांस, यदि आप रियांस लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं कटवर्म का। ये देखो क्या किया इसने। यदि आपने राइजर रियांस नहीं लगाया होगा तो बुआई के टाइम में प्रति एकड़ किस्टा जीआर 5 किलो एकड़ के लिए प्रयोग करें, या तो शाम के टाइम में पांडव सुपर का छिड़काव करें। उसके बाद में सबसे बड़ा काम है चने में फल्ली छेदक इल्ली का अरासायनिक नियंत्रण। ये इल्ली सबसे बड़ी धोखादायक चने के लिए है। यदि सुअर की परेशानी न हो तो रबी के साथ में ज्वार बोए या फेंक कर बुआई करें। आप 1 एकड़ में 10 से 12 एंटीना लगा सकते हैं, चावल को पकाकर खेत में फेंक सकते हैं। ये यदि आपको इसका कंट्रोल नेचुरल करना है, अरासायनिक करना है, तो क्या बताया आपको, यदि जो सुअर है, जंगली सुअर है, उसकी तकलीफ ना होगी आपको, तो चने के साथ में आप ज्वार बुआई कर दीजिए। वो क्यों करना है आपको? जब ज्वार का पौधा बढ़ेगा उसके ऊपर यदि ये इल्ली आती है और ज्वार के पौधे के ऊपर पंछी आते हैं, और वो पंछी क्या करेंगे? इल्ली को चुन के खाएंगे। या यदि ये नहीं हुआ तो आप एंटीना लगा सकते हैं। जो आपका बांस आता है, बांस को आप खड़ा करो, आड़े तार बांधो, 2 से 3, 3 से ऐसे करा के, वहां पे आपके पक्षी आएंगे और वो क्या करेंगे? पंछी या अल्ली को खाएंगे। चावल को चावल को पकाकर यदि खेत में फेंक देते हैं तो भी पंछी आएंगे और इसको खाएंगे। तो ये अरासायनिक नियंत्रण है। यह अरासायनिक नियंत्रण आप अच्छे ढंग से ये कर सकते हैं ताकि आपको दवाई छिड़कने का काम नहीं पड़ेगा। महत्वपूर्ण बातें जो है, जब मिट्टी का नम हो तो शाकनाशी का प्रयोग करें। मिट्टी नम हो तो शाकनाशी का प्रयोग करें। बीजोपचार आवश्यक है विल्ट रोग के लिए। अनुशासित अनुसार एकड़ बीज का प्रयोग करें। जो आपको पर एकड़ में सीड बोला है उतना ही आप प्रयोग करो। अनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज का प्रयोग करो, यह सबसे बड़ा है। अनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज का प्रयोग करो। बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स यही ऐसी कंपनी है, उच्च गुणवत्ता बोले तो
एकदम पौधा जो निकलेगा, वो सीड जो आएगा वो आपको एकदम अच्छे क्वालिटी का मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का। और आनुवंशिक शुद्धता बोले तो जाकी डालेंगे तो पूरे पौधे जाकी के ही मिलेंगे आपको, ये बहुत जरूरी है। और ये ऐसा बीज यदि आप चुनते हो तो आपको फसल उपज अच्छी आएंगी, फसल अच्छी दिखेंगी। सिर्फ आपको चयन कैसा करना है वो देखना है, कौन सी कंपनी और क्या है। ये बूस्टर वाले आपको ये करते हैं कि भाई हम आनुवंशिक शुद्धता देते हैं, उच्च गुणवत्ता देते हैं, और जो हमारी जो कीमत है वो लोगों से कम है। अभी ये आपको मैंने चने के बारे में बताया है। चने का बहुत जगह जो मैं अभी मेरे टूर के ऊपर था, बुल्ढाना जिले में, जालना जिले में, तो अभी क्या हो गया, सोयाबीन की कटाई बहुत जोर से चल रही है। लेबर आ रहा है, उसके पीछे थ्रेशर मशीन भी आ रहा है, और नमी ना निकल जाए इसलिए किसान भाई ट्रैक्टर की बुआई भी साथों साथ कर रहे हैं। ठीक है, नमी निकलने पर आप एक काम करिए, आपने उसकी कोई निराई गुड़ाई की नहीं, खेत की कुछ नहीं किया, वैसे ही सोइंग चल रहा है। जिस दिन चना हो जाएगा आपका पूरा बुआई, तो दूसरे दिन हल्की बखर भाई जो अपन निराई गुड़ाई बोलते हो, हल्की सी करो, ताकि वो जो वहां उसके अंदर जो घास वगैरह आया होगा वो मर जाएगा। इसका जरूरी इसका ये काम करना आपको जरूरी है। अब ज्वारी, रबी ज्वारी में प्रबंधन क्या करना है। परिचय, महाराष्ट्र में रबी ज्वार की फसल अनुकूल जलवायु होने के कारण इसका उत्पादन और क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। रबी ज्वारी मौसम में उगाया जाता है। रबी का ज्वार जो है वो रबी मौसम में ही उगाया जाता है। रबी मौसम के दौरान ज्वार को उत्पादन में सोलापुर जिला सबसे पहले स्थान पर है, उसके बाद में परभनी है, उस्मानाबाद है, अहमदनगर है और पुणे जिला है, और कुछ जालना जिले में भी होता है या औरंगाबाद जिले में भी होता है। तो रबी ज्वार जो है सबसे ज्यादा पैदावार जो होती है सोलापुर में होती है, उसके बाद में परभनी है, और बाकी जिलों में भी काश्तकार लोग उसको लगा रहे हैं। भूमि का चयन, पानी की उचित निकासी होने वाली चाहिए, मध्यम से भारी मिट्टी चुने, जो पानी का स्टोर करके रखे, ऐसी जमीन आपको जरूरी है। रबी ज्वार रेतीली दलदलाई मिट्टी छोड़कर लगभग सभी प्रकार के काली मध्य में डाल सकते हैं। इसको हल्के जमीन में ना डालें, क्योंकि हल्के जमीन में डालोगे नमी नहीं रही तो ये उसकी जड़ को नहीं मिला तो सूख जाएगा। ये फसल कुछ हद तक क्षार मिट्टी में पीएच जो होता है, सामू बोलते हैं उसको, इसका 5.5 होने तक अम्ल मिट्टी में भी उगा सकते हैं। बोले तो पीएच भी कम रहा जमीन का, सामू भी कम रहा, तो ये ज्वारी की फसल अच्छी आती है। मौसम क्या चाहिए, सर्दी के मौसम के प्रकार के लिए 16 डिग्री टेम्परेचर तक चल जाती है। टेम्परेचर है 16 डिग्री भी आ जाता है, तो इसका आपको रबी ज्वार में कोई तकलीफ नहीं आने वाली। आमतौर पर यह फसल मैदानी इलाकों में उगाई जाती है। मैदानी इलाके बोले तो इसके लिए पहले जो होता था कि भाई मेरे को रबी का ज्वार लेना है, तो काश्तकार के जो खेत होते थे ये प्लेन काले होते थे, और उसके अंदर वो रबी ज्वार की बुआई करते थे। इसलिए मैदानी इलाकों में बताया, इस फसल बाद वाले मौसम में अच्छी तरह से बढ़ती है। बादल, जब यदि बादल आता है तो ये फसल को कोई नुकसान नहीं होता है, ये अच्छी बढ़ती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ठंडी चाहिए, ठंडी का मौसम चाहिए, ज्वार का फसल एकदम अच्छा आता है। मौसम क्या है, ऋतु बोले तो मौसम, सर्दी गर्मी, चूंकि रबी ज्वार एक महत्वपूर्ण खाद्य और चारे की फसल है। इस फसल में की खेती महाराष्ट्र में व्यापक रूप से की जाती है। रबी ज्वार की बुआई का जो समय है वो 15 सितंबर से तो 15 अक्टूबर तक ही करना चाहिए। यदि बुआई में देरी हो गई तो पानी की या सिंचाई की व्यवस्था आपको करना जरूरी है। नवंबर के पहले पखवाड़े तक आप बुआई कर सकते हो, पर आगे आपको यदि नमी चले गई तो आपको सिंचाई की आपकी व्यवस्था हो तो ही करें। रबी फसल अनाज और चारे के लिए उगाई जाती है। ग्रीष्मकालीन फसल गीले मौसम के लिए बुआई जाती है।
ये फसल ऐसी है, जब जानवरों के लिए चारा चाहिए तो ये फसल आप उगाते हो तो क्या होगा, अनाज भी मिलेगा और जानवर के लिए आपको चारा भी मिलेगा। इसीलिए रबी ज्वार का अच्छा खासा सोइंग होता है और करने के लिए आपको कोई हरकत नहीं है। यदि आपकी जमीन अच्छी होगी, नमी होगी, जमीन ठंडा हवा होगी, तो आप जरूर रबी ज्वार का फसल को बुआई करें और आपको अच्छी उपज ले। फसल की अदला बदली, ज्वार की फसल के लिए फसल की अदला बदल आवश्यक है, इसलिए ज्वार की फसल को दलहनी फसल के साथ फेरबदल करना अधिक उपयोगी है। खेत में वही खेत में ज्वार नहीं। इस साल ज्वार लगाए गए होंगे तो अगले साल दूसरा क्रॉप लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर आपको वो क्रॉप भी अच्छा आएगा और उसके बाद में आपको ज्वार भी अच्छे आएंगे। फेरबदल के कारण मिट्टी एक स्तर से पौधे के पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं करती है। यदि गहरी जड़ वाली फसल के बाद जिस मिट्टी में उतली जड़ वाली फसल नहीं जाती वहां लगाई जाए, दोनों फसल अच्छी। यदि ज्वार की जो जड़ है वो उतली है, यदि आपने खोल जड़ वाली फसल लगाया उसके बाद में यदि आप ज्वार लगाते हैं तो अच्छा आ जाती है। दालों की जड़ों पर गांठें होने की वजह से उस फसल के नीचे मिट्टी का नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देती है, जिसके बाद उसी खेत में बेहतर ज्वार की फसल आ सकती है। बागवानी ज्वार की पलटी मिर्ची, तंबाकू, मूंगफली आदि फसलों के साथ की जाती है। यदि आपने सोयाबीन लगाया है और जल्दी आपका अर्ली वाला सोयाबीन निकला होगा, तो सोयाबीन के गांठों जो होती है, जड़ के ऊपर गांठें, उसके अंदर नत्र होता है, उसमें यदि आपकी ज्वार आती है तो आपको फसल अच्छी मिल जाती है। और जो मिर्ची होगी, मूंगफली होंगी या तंबाकू की खेती की होगी आपने, तो उसमें भी आप इसकी खेती कर सकते हो निकालने के बाद, तो भी आपको फसल अच्छी खासी आती है। रबी ज्वार की किस्में, फुले चित्रा, फुले मावली, परभनी मोती। दिन 120 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, और 110 दिन कम से कम है। एकड़ में अनाज कितना आता है? 12 क्विंटल, 5 से 6 क्विंटल और 8 से 10 क्विंटल। तो फुले चित्रा एक अच्छी है। प्रति एकड़ धान का उत्पादन जो है वो 24 क्विंटल का है। इसमें थोड़ी गलती हो गई है। विशेषता ऐसी है कि सूखे में तना मत की तना कीटक के प्रति ये सीड अच्छा है। तना की जो मक्खी आती है उसके लिए भी ये प्रतिरोधक है, तना कीट के लिए प्रतिरोधक है। वही अपने को लगाना है। और परभनी मोती करके जो वैरायटी है ये भी सबसे अड़ी है। इसका दाना जाड़ा है, मोती के जैसा चमकता है, इसलिए उसको मोती का नाम दिया गया है। और रोटी और चारों के लिए बहुत अच्छी है। बाद में मालदांडी, ये रेगुलर वैरायटी है, कोई भी जाएंगे तो मालदांडी मांगते हैं। 118 दिन सी है, 20 से 22 क्विंटल का आता है। तना मक्खी, तना कीट के लिए प्रतिरोधक है। शुष्क मौसम के लिए अनुशंसित की गई है। चमकदार दाने के कारण दूसरे किस्मों से अधिक मूल्य इसको मिलता है। बाद में फुले यशोदा है, CCSV है, परभनी ज्योति है, फुले वसुधा है। आप ज्यादा से ज्यादा 110 से 125 दिन तक रबी ज्वार निकल जाती है। उसका एवरेज यील्ड जो बताया गया है तो 20 से 28 क्विंटल 10 से एकड़ के अंदर, और एकड़ के अंदर इतना आता है। और अनाज भी अच्छा है और चारे की उपज भी अच्छी इसकी होती है। और रबी ज्वार का उपयोग जो लिया गया है, अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े सिटी में ज्वार का उपयोग खाने के लिए ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि रबी ज्वार लगाना चाहिए। आप लगाएंगे, आपको उपज आएगी। उपज आने के बाद आपको उसके अंदर अच्छी खासी कीमत मिलेगी। उसके बाद में अभी सब जो बताएगी किसमें है, ICV 1006, फुले उत्तरा है, SG 84 है। उत्पन्न जो बताया वही है। रबी मौसम के दौरान हुरडा के लिए प्रचलित किस्में SGCS, ये हुरडा के लिए है। फुले उत्तरा भी हुरडा के लिए हुरडा बना सकते हो इसका। और ये पूरा आपको बागवानी
और नमी अच्छी होगी तो वो खेतों में अच्छी आ सकती है। हल्की मिट्टी और जल्दी पकने वाली किस्म जो है वो है सिलेक्शन 3, 105, 110 फूले अनुराधा। ये हल्की मिट्टी और जल्दी पकने वाली है। ये जो किस्म बताई गई है तना मक्खी तना कीटक के लिए प्रतिकार क्षमक वैरायटी या पूर्णी किस्में हैं। दाने अच्छे हैं, मोती जैसे है, जाड़ा है, सफेद है और इसकी जो रोटी बनती है वो खाने के लिए बहुत अच्छी लगती है। बीजोपचार जो मैंने आपको चने के लिए बताया वही बीजोपचार यहाँ पे आपको करना है। प्रति किलो के बीज के लिए आपको रियाज 5 मिली और पी बूस्ट डीएक्स 5 ग्राम। ये यदि आप बीजोपचार करते हैं तो आपको आपकी फसल 8 से 10 दिन आगे चलने दिखने वाली है। इसमें क्या होगा, रियाज से जड़ अच्छी पक्की हो जाएंगी, पौधा आएगा, नीचे वाली कीड़ने लगेंगी और पी बूस्ट फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। जमीन में का जितना भी फॉस्फोरस है वो ज्वार को मिलेगा और आपके पौधे जो आपके फसल है वो बढ़ने के लिए उसका अच्छा खासा उसका आपको फायदा होगा। इसलिए ज्वार के लिए थाइमेथोक्सम, रियांस 30 एफएस, रियांस और पी बूस्ट डीएक्स इसका वापर करें। रियांस 5 मिली, पी बूस्ट डीएक्स 5 ग्राम। बुआई का विधि, रबी ज्वार बुआई 3 दांतों वाले या संशोधित दांतों वाले इससे पाबरी से करते हैं। शुष्क क्षेत्रों में 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर और 2 पौधों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं। बागवानी क्षेत्र में 45 बाय 12 सेंटीमीटर या 45 बाय 15 सेंटीमीटर इसकी दूरी रखना चाहिए। 45 2 पंक्तियों का और 2 पौधों का 12 से 15 सेंटीमीटर। इसके लिए उर्वरक क्या चाहिए, बुआई से पहले 750 किलो या 1 टन गोबर खाद और 25 किलो यूरिया डालने से बेहतर उपज मिलती है। कृषि योग्य रबी ज्वार के लिए प्रति एकड़ आपको डीएपी 1 बैग बुआई के साथ देना चाहिए। संचित रबी ज्वार यदि आपकी सिंचाई के खेतों में आप डालते हैं तो 10-26-26 2 बैग, सल्फा बूस्ट 1 किलो बुआई के साथ दे और बुआई के 25 दिन के बाद में 25 किलो यूरिया तथा 50 दिन के बाद में 25 किलो यूरिया पानी देने के समय दें। यदि ये जो है ये सिंचाई वाली जमीन जो है उसके लिए ये प्रबंधन है उर्वरक का, और बगैर सिंचाई वाले के लिए ऊपर का प्रबंधन है। इस हिसाब से प्रबंधन करते हैं तो उपज आपको अच्छी मिल सकती है। अभी करड़ई का महत्व बहुत सारा है। चना का जैसा है, रबी ज्वार का भी है और करड़ई का भी है। बहुत सारे जगह आज करड़ई का जो तेल निकलता है इसका जो वापर है वो हार्ट वाले पेशेंट के लिए खास तौर से डॉक्टर बोलते हैं कि आप करड़ी या कुसुम की लगाइए और तेल खाइए, आपको उसका प्रॉब्लम आपका कम हो जाएगा। अब इसके अंदर करड़ फसल क्यों, करड़ई के पौधों को जड़े मिट्टी की गहराई तक जाने का कारण नमी पोषक तत्व 3 फीट तक से अधिक गहराई हो जाती है। इसकी जो जड़ें है ये अच्छी गहराई तक जाती है और गहराई तक जाने के कारण क्या होता है उसकी फसल अच्छी खासी उगाती है। इसलिए सूखाग्रस्त परिस्थितियों में ये फसल कम वर्षा के दौरान गारंटीकृत उपज प्रदान करती है। यदि कम वर्षा हो गई और यदि आप ये फसल डालते हैं तो जड़ ज्यादा नीचे जाने से क्या होगा, वहां की नमी लेंगी और आपकी फसल अच्छी बाहर आएगी। इस फसल को कांटेदार और मोमी पत्ते के कारण बाष्पीकरण का भी कम होता है। ये सबसे बड़ा है, कांटेदार और मोमी पंक्तियां। जो भी फसल को काटा आता है और ये पत्तियां ऐसी होती है वो फसल को थोड़ी भी पानी भी कम रहा तो भी चलेगा। बाष्पीभवन जो है, जो सूरज आएगा और पूरा उसका किरण से जो बाष्पीभवन होता है वो भी इसमें कांटों के पौधों में कम होता है। यदि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तो करड़े की फसल को पानी की आवश्यकता नहीं होती है या लेकिन सूखे की अवधि के दौरान फसल को 1-2 बार पानी आवश्यक देते हैं तो अच्छा है। यदि खरीफ की फसल के बाद रबी का सीजन में दूसरी फसल उगानी हो
और पर्याप्त नमी हो, करडई एक अच्छा विकल्प है। जमीन कैसी चाहिए? करडई की फसल के लिए मध्यम से भारी मिट्टी का चयन करना चाहिए। करडई की फसल 60 से सेंटीमीटर अधिक मिट्टी में अच्छी तरह उगती है। इस प्रकार भूमि में जल निकासी और नमी के बराबर खरीद रखने वाली चाहिए। यदि पानी जमा रहा हो तो करडई की फसल को नुकसान होगा। यदि वो खेत में पानी जमा होगा या पानी पकड़ने वाली जमीन होगी तो वहां पे करडई की फसल आपको अच्छी आ नहीं सकती है। इसीलिए थोड़ी नमी ऐसी जगह पे फसल लगाएगी जहां पे नमी अच्छी हो और पानी छोड़ने वाली हो। ये फसल लगाने के लिए निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है। करडई की फसल जड़ें गहरी होने के कारण गहरी जुताई करना चाहिए। इसके बाद पानी 3 से 4 परतें देनी चाहिए। अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर खाद, कंपोस्ट खाद 6.25 प्रति टन हेक्टर से लेकर तो 12 से 13 गाड़ी मिलाकर देनी चाहिए। यदि आपके पास में गोबर खाद होता है तो ट्रैक्टर की 3 ट्रॉली, एक ट्रॉली के अंदर 2 टन 2.25 टन खाद बैठता है, वो दीजिए। नहीं तो गाड़ी से जाता है, बैलगाड़ी से, तो 12 से 13 गाड़ी आप ये खाद डाल के पूरी निराई गुड़ाई करें। उसके बाद में उसकी बुआई करें। बुआई का समय, करडई की बुआई का समय पर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सितंबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर तो अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक करडई बोने की सलाह दी जाती है। यदि जल्दी बोया जाता है तो पत्ती पर धब्बा, कवक रोग, फसल रोग को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। परिणाम रूप से उपज कम होती है। देर से बुआई यानी अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से पहले ठंडे मौसम के कारण महुआ का प्रकोप अधिक होता है और उपज में कमी आती है। यदि आप देर से फसल करते हैं तो महुआ इसके ऊपर ज्यादा आता है, और महुआ ज्यादा आ गया तो फसल की उपज जो है वो निश्चित रूप से कम होने वाली है। बागवानी करडई बुआई की अक्टूबर तक आप बुआई कर सकते हैं। यदि बागवानी बोले तो सिंचाई की व्यवस्था होगी तो आप अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हो। इसकी प्रक्रिया, प्रति एकड़ 4 किलोग्राम कुसुम करडई के बीज का उपयोग करना जरूरी है। एक एकड़ के लिए आपको 4 किलोग्राम करडई का बीज लगता है। उसके लिए आपको क्या करना है? बुआई के पहले रियान 4 मिली, 2 ग्राम पिक्सल, राइजर 4 मिली, ये आप बीज को लगा दीजिए और उसकी बुआई कर दीजिए। इसके बाद में एजेटोबैक्टर 25 ग्राम, ये यदि आप ट्रीटमेंट करते हैं, ऊपर की बीजोपचार करते हैं, तो जिस टाइम आपको बुआई करनी है 25 ग्राम 1 किलो के बीज के लिए आप राइजोटोबैक्टर का बीजोपचार करना चाहिए, ताकि फसल आपकी अच्छी खासी, राइजोटोबैक्टर तो नाइट्रोजन होता है, वो अच्छी खासी ऊपर आ जाती है। एजेटोबैक्टर एजोस्पिन जीवाणु प्रवर्तक 25 ग्राम किलो तक देर से बीज को लगाने के लिए हवा नाइट्रोजन स्थिर होकर उपज बढ़ती है। इसके अलावा प्रति किलोग्राम बीज में 5 ग्राम पी बूस्ट डीएक्स या को फास्फोरस घुलनशील जीवाणु विकास के साथ उपचारित किया जाना चाहिए। करडई के फसल के लिए आपको जो बीजोपचार बताया है, इसके अंदर रियान 4 मिली, 2 ग्राम राइजर, ये तो जरूरी है। उसके बाद में जिस टाइम आप फसल बुआई करते हो तो आपको एजेटोबैक्टर 25 ग्राम प्रति किलोग्राम यदि लगाते हैं, दर से बीज को लगाते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिर होने के कारण उपज बढ़ जाती है। और उसके बाद में भी आपको फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पी बूस्ट डीएक्स 5 ग्राम यदि लगाते हैं तो आपको जमीन में का जो फास्फोरस है वो करडई को अच्छा खासा मिलेगा। और फास्फोरस मिलने से करडई का जो उपज आपको हाथ में आएंगे उसका वजन भी आपको ज्यादा मिलेगा, तो से उसकी प्रति क्विंटल पर एकड़ क्विंटल का आपका उपज बढ़ सकता है। बुआई के अंतर क्या रखना चाहिए? करडई की फसल में 2 पंक्तियों के बीच दूरी 45 सेंटीमीटर और 2 पौधों के बीच में 20 सेंटीमीटर, 2 पंक्तियां 45 सेंटीमीटर रखिए और 2 पौधों में 20 सेंटीमीटर का जो है अंतर रखना चाहिए। किस्म क्या क्या है? एक तो भीमा है, फूले कुसुम है, फूले चंद्रभागा है। करीब करीब 120 दिन कम से कम है और 140 दिन ज्यादा है। ये फसल जो है करडई की, ये ज्यादा तौर पे बागायती जिरायती में लिया जाती है।
और जिसके पास में पानी होगा तो ही उसको दिए, नहीं तो नहीं दिया तो भी चल जाता है। विशेष गुण बताए गए हैं। शुष्क भूमि क्षेत्रों में लिए उपयुक्त, सूखे प्रतिरोधी महुआ के लिए और पत्ती धब्बों के लिए ये प्रतिकारक है। बागवानी के लिए अच्छी खासी फसल है फूले कुसुम और फूले चंद्रभागा। ये जिरायत में भी आएगी, कोरडों में भी आएगी और बागवानी के लिए भी कांटेदार है, फफूंदी के प्रतिरोधक वकील है और अखिल भारतीय खेती के लिए इसकी सिफारिश की हुई। उसके बाद में परभनी कुसुम करके वैरायटी है, 12 से 15 क्विंटल तक आती है। महुआ प्रतिरोधक है, मराठवाड़ा के लिए अनुशंसित किया गया है। वैसे ये जो 2 किस्में हैं ये गैर कांटेदार किस्में हैं। ये गैर कांटेदार किस्म विदर्भ के लिए अनुशासित की गई है और हाइब्रिड 100 कांटेदार किस्म भारतीय खेतों के लिए संरक्षित की गई है। उसके बाद में गैर कांटेदार किस्म भारतीय खेती के लिए जो संरक्षित की गई है, 11 नंबर नारी 6 130 से 135 ग्राम, 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़। परभनी कुसुम यहाँ पे PBNS 12 और ये PBNS 40, ये गैर कांटेदार है, 118 से 128 दिन में आती है और 12 से 13 क्विंटल का इसका उपज है। अब उर्वरक क्या क्या चाहिए? हल्की भूमि कम वृद्धि होगी तो 20-20-0-13 24-24-08 प्रति एकड़ 1 से 1.5 बैग देना चाहिए। मध्यम होगी तो DAP 12-32-16 14-35-14 या 10-26-26 प्रति एकड़ 1 से 1.5 बैग। भारी भूमि होगी तो सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 से 3 बैग प्रति एकड़। उर्वरक का जो प्रमाण दिया गया है आपको आपके जमीन के हिसाब से ही लेना चाहिए। आप उसको, यदि आपकी हल्की जमीन है और आप बड़ा एक काम करते हैं तो वैसा ना करो। भारी जमीन, हल्की जमीन के लिए जो आपको उर्वरक बताए वही यूज करिए, मध्यम जमीन के लिए वही उर्वरक यूज करिए और भारी जमीन के लिए। इसके साथ में आपको क्या करना है, यदि फसल आपको अच्छी दिखनी चाहिए, उपज बढ़नी चाहिए, उसके दौड़े अच्छे आने चाहिए, तो उसके लिए आपको इन एडिशन टू उर्वरक राइजर 5 से 10 किलो, ट्राइकोबुस DX जो जमीन के जीवाणु है उसको मारने के लिए 500 ग्राम प्रति एकड़, उसके अंदर पीबूस DX आधा किलो और केलिप DX आधा किलो फायदेमंद है। ये यदि हमारा एक ही कहना है कि आप ये जो प्रयोग है आप जितनी करड़े लगा रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए कीजिए, बाकी मत कीजिए। अनुभव लीजिए, अनुभव के बाद में आपको ही मालूम पड़ेगा कि नहीं अपने पूरे इसको करते तो अच्छा रहता था। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि इसका भी प्रयोग जो है आप कुछ ना कुछ एरिया के लिए आप करिए ताकि आपको उसका अनुभव आ जाएगा। अनुभव आने के बाद में फिर आपको अगले साल जब लगानी है फसल तो आप बोलेंगे नहीं मुझे ये तो जरूरी है। ये आपके लिए 3 फसलों के बारे में बताया मैंने। यहाँ पे चना है, ज्वार है, रबी ज्वार, ये तीनों रबी का है। चना, रबी ज्वार और करडई, ये तीनों फसलें रबी में ही ली जाती है। इसका आपको पूरा मैंने जो कब बोना है, कौन सा सीड वापरना है, उर्वरक क्या करना है, निराई गुड़ाई कैसी करनी है, जमीन की, तो तीनों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी।